हरियाणा में राज्यसभा की 2 खाली हो रही सीटों के लिए 16 तारीख को मतदान होना है। कांग्रेस के 37 विधायक हैं, जिसमें आराम से उनका जो प्रत्याशी है वो जीत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, उनके जो प्रत्याशी हैं संजय भाटिया, वो भी आराम से राज्यसभा जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पेच यहाँ पे एक फंसा हुआ है। एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भाजपा ने सतीश नादल को उतारा है, जो कि पूर्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सामने 3 बार हार चुके हैं। कल जब राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी तो उस समय पता लगेगा कि पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ झाला तो नहीं हुआ है, भाजपा ने कोई गेम तो नहीं किया है। क्योंकि पिछली बार देखिए, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे अजय माकन, वो कार्तिकेय से हार गए थे, कार्तिकेय शर्मा से हार गए थे, जिसमें भाजपा की तोड़फोड़ की जो नीति थी वो उसके लिए जिम्मेदार मानी जा रही थी। इस बार जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको हिमाचल शिफ्ट कर दिया गया है, जब तक कि वोटिंग के लिए समय ना हो जाए। कल 16 तारीख है, कल राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी, तभी जाकर वहाँ पे कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो समय से वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन अभी भी उम्मीद जताई जा रही है, भाजपाइयों को उम्मीद है कि हम तोड़फोड़ करने में कामयाब होंगे और जो राज्यसभा की दूसरी सीट है उसको भी हम जीतने में कामयाब होंगे, ऐसा भाजपाइयों का मानना है। उसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी के साथ। हुडल विधानसभा से जब संयुक्त हसनपुर था, उस विधानसभा से 4 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, हरियाणा की दलित राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं। उनसे हम जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव जब कल होंगे तो क्या कोई तोड़फोड़ हो सकती है। जिस तरीके से पूर्व में 2 बार, एक बार सुभाष चंद्र राजू जी ग्रुप के मालिक थे, उस समय गड़बड़ हुई थी, कभी सियाई का चक्कर पड़ता है, कभी कोई और चक्कर पड़ता है। इस बार क्या हो सकता है, इन चीज़ों को जानने के लिए आज हम हुडल पहुंचे हैं। चौधरी उदयवान जी हमारे साथ हैं, हरियाणा की राजनीति की नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं। सर, सबसे पहले भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। शादी हो या कोई खास त्योहार, अब कपड़ों की खरीदारी होगी यादगार। होडल के श्रृंगार साड़ी महल एंड गारमेंट्स में आ चुका है लेटेस्ट साड़ियों, लहंगों और फैंसी ड्रेसेस का नया स्टॉक। साथ ही यहाँ सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि किड्स और मेंस कलेक्शन की भी बड़ी रेंज मौजूद है। तो देर किस बात की, शानदार क्वालिटी और सही दाम के लिए आज ही पधारें या संपर्क करें 8168065284। श्रृंगार साड़ी महल एंड गारमेंट्स। धन्यवाद सर। 16 तारीख कल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे पिछली बार 2 बार से राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ झाला किया जा रहा था, वोटों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, इस बार क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी की नीति ही छल कपट की रही है। इनका हमेशा जो सोच है वो हमेशा दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करने की सोच रही है और ये खरीद फरोख्त में विश्वास रखते हैं। जो आपने अभी जिक्र किया कि पिछला जो अजय माकन जी हमारे कैंडिडेट थे, तो उस समय 31 विधायक थे हमारे, हमें 30 विधायकों की आवश्यकता थी। एक जो कुलदीप बिश्नोई थे, वो पहले ही चुनाव से पहले ही वो छोड़ चुके थे। वो कह चुके थे कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। तो 30 हमारे पास थे और 30 की आवश्यकता थी, लेकिन एंड टाइम पर इन्होंने करण चौधरी को मैनेज कर लिया और उसी का परिणाम था करण चौधरी को बाद में राज्यसभा में लिया। करण चौधरी ने को मैनेज करने से वो अजय माकन जी उस समय नहीं बन पाए थे। हमारे पास 30 वोट होते हुए भी हम 29 पर रह गए, वो 30 पर चले गए थे। तो ये कारण था। लेकिन अब जो है 37 विधायक हैं हमारे, और एक भी विधायक उनमें से कमज़ोर नहीं है किसी भी तरह से। वो तो पहले से 31 में एक तो कुलदीप बिश्नोई तो पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे, करण चौधरी को मैनेज कर लिया था, तो एक आध को तो कर लिया जा सकता है। क्योंकि राज्यसभा में जो भी जो एजेंट होता है अपना का, वो जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट, वो पार्टी का सीनियर लीडर होता है और वो उसको जो विधायक जो वोट डालेगा वो उसको बाकायदा अपना बैलेट पेपर दिखाता है कि मैंने वोट दे दिए, सही दिए, वो उसको पता है। तो वहाँ पर पोलिंग एजेंट है हुड्डा साहब और अपने बी.के. हरिप्रसाद जी, 2 होते हैं, जिससे थोड़ा टाइम भी कई घंटे का रहता है, टाइम भी चेंज भी कर सकते हैं।
तो दो हमें से चाहिए, हुड्डा साहब है और वो है बी के हरिप्रसाद है। तो जो भी आएगा अपने वोट को भी दिखाएगा। तो इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं है कि कोई वोट इधर उधर डाले। लेकिन बीजेपी के नेता अंदर खाने अभी बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस के विधायकों से संपर्क में है। इसके अलावा सीएम नायब सैनी ने अभय सिंह चौटाला से अपने आवास पर मीटिंग करी, उसको आप कैसे देखते हैं? अभय चौटाला तो मीटिंग करो मत करो, मैंने पहले ही कहा ना कि वो तो हैं बीजेपी से, बीजेपी की बी टीम है, वो तो फॉर्मेलिटी है। वहाँ उन्होंने नायब सिंह सैनी से तो पहले ही ऑलरेडी मिले हुए हैं और हमेशा पहले भी बीजेपी को ही वोट देते रहे। जब कहाँ दी थी उन्होंने वोट, किसको दी थी? बीजेपी को दी थी। किसको दी थी? जेजेपी ने सारी वोट दी थी। एनएलओ ने भी अपनी वोट बीजेपी को दी थी। इंडिपेंडेंट थे रणजीत चौटाला, उनने भी। भाई वैसे तो तीनों अलग अलग, एक इंडिपेंडेंट, एक एनएलओ और एक जेजेपी, लेकिन तीनों ही तो बीजेपी के साथ थे जब अजय माकन थे। तो ये तो हमेशा ही राष्ट्रपति के चुनाव में भी बीजेपी के साथ रहते हैं। कांग्रेस गुटों में बटी हुई नजर आती है सर, क्या उसका नुकसान हो सकता है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी नुकसान हुआ था। नहीं, गुटों में तो मुझे लगता है बीजेपी ज़्यादा है। और आप जो कह रहे हैं कि भाई कि बीजेपी वाले कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में, कांग्रेस वाले भी कुछ बीजेपी के विधायकों के संपर्क में, तो ये समय बताएगा। मैंने तो कहा है कि 37 के 38 हो सकते हैं, 36 नहीं होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको चाय पे आमंत्रित कर रहे हैं। सिरसा के विधायक का मामला हो या फिर और अन्य विधायक हों जो जिनकी थोड़ी सी पोटली कमजोर बताई जाती है, उन पर डोरे डालने का प्रयास किया जा रहा है। राज्यसभा में धनबल चलता है, ये सभी को पता है, तोड़ने के लिए। तो इस पर क्या कहेंगे? कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा, ना धनबल का ना किसी तरह का, और किसी का लालच गोकुल सेठी यहाँ पे जाके मुख्यमंत्री चाय पीते हैं। कोई नहीं, उससे क्या बात है। अभी कोई मेरे पास यहाँ आ जाएगा तो मैं उसको मना कर दूंगा। कोई आ जाए यहाँ पे, बीजेपी का नेता आ जाए तो मैं उसको चाय नहीं पिलाऊंगा। राजनीति में चाय के मायने होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कौन सा उसके घर पहुंच गया तो चाय पिला दी, इसमें क्या कौन सी बात होगी? इसके अलावा ये ऐसी कोई बात, इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि गोकुल सेठिया की वोट बीजेपी को जाए। 37 में से 31 विधायक अभी एक साथ एकजुट हैं। इसके अलावा मोहम्मद इलियास की बात करें, बीमार बताए जा रहे हैं। कुछ विधायक शादी और प्रोग्रामों। देखिए, मोहम्मद इलियास बीमार जरूर है, लेकिन उसके बारे में भी मेरा ये मानना है कि बीमार होते हुए भी वो वोटिंग के लिए उनको उस दिन ले जाया जाएगा और उनसे भी वोट डलवाई जाएगी। ये बात ठीक है। देखो, वो तो बीमार होना, स्वास्थ्य का तो किसी का पता नहीं लगता किसका क्या है। कोई भी मजबूरी हो सकती है, डॉक्टर मना करे तो हो सकता है कि ना भी जाए, लेकिन उसका भी ये होगा कि बीमार होते हुए भी वो उस दिन वोटिंग के लिए जाएगा। जब से हरियाणा में कांग्रेस का राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित हुआ है, करमबीर बौद्ध अननोन नाम था। कांग्रेस के ही एमएलए पूछ रहे थे कि ये करमबीर बौद्ध कौन है। ऐसे में कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखना क्या आसान होगा? नहीं, कांग्रेस के विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं और करमबीर बौद्ध एससी यूनियन से जुड़ा रहा। मेरे पास भी आता जाता था पहले से और ऊपर भी जाते थे। वो मिलने जुलने उनका था, संपर्क था। और पार्टी ने जो फैसला लिया है, कोई भी जिसको भी, वो उनको उनके काम को देखते हुए किसी को नए आदमी को मौका देने का सोचा होगा पार्टी ने, क्योंकि वो तो नया आदमी तो अभी 3-4 साल पहले रिटायर हुआ। पार्टी कांग्रेस में तो वो कोई नेता थे नहीं जी, और ना ही कभी चुनाव लड़ा उन्होंने। लेकिन पार्टी ने सोचा होगा कि उनको एक मौका दे करके और एक मैसेज दिया जाए, क्यों वो किसी ना तो गुट से जुड़ा हुआ ना कोई वैसे। जी बिल्कुल, ये बात रही राज्यसभा की। इसके अलावा अगर हम बात करें फरीदाबाद नगर निगम की, आप चूंकि खाली होडल तक सीमित नहीं है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। फरीदाबाद नगर निगम में 1 साल से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अभी तक डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर या हम बात करें वित्त कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। अभी तक जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, विकास कार्य नहीं हो पा रहे। इस पर क्या कहेंगे? इनकी ये नीति रही है। आप फरीदाबाद की बात कर रहे हो नगर निगम की, मैं कह रहा हूँ कि 2019 से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। अब स्पीकर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस आया, उनको रिमूवल का जो आया नोटिस, वहाँ भी देखिए कि भाई किस तरह से अफरा तफरी चल रही थी, भाई किसको बिठाए, कौन संचालन करेगा। कभी किसी को भेज देते, कभी किसी को भेज देते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो
डिप्टी स्पीकर का है। डिप्टी स्पीकर का ना होना या ना लेना ये भी बहुत ही बड़ी बात थी। और अब आप बात कर रहे हो कि जहाँ तक नगर निगम में तो कईयों में इन्होंने इस तरह से कर रखा है। ये पावर जो है ना डिसेंट्रलाइज करना नहीं चाहते, सेंट्रलाइज ही रखना चाहते हैं, जिससे कि इनकी लूट चलती रहे, इनका बंदर बांट चलती रहे, कमीशन खोरी चलती रहे। जब डिसेंट्रलाइज होगी, जो दूसरी कमेटियाँ बनेंगी, उनमें दूसरे पार्षदों को मौका मिलेगा, वो अपनी अपनी बातें रखेंगे। तो ये उससे बचने के लिए कि भाई कि इनमें आपस में कोई फूट नहीं पड़े, किसी को जिम्मेदारी देंगे तो कोई नाराजगी ना हो, इसलिए सबको बंद कर रखा, सबको चुप कर रखा है और वो एक तरफा काम चल रहा है। प्रदेश में पहले मुकाबला होता था भाजपा वर्सेस कांग्रेस, लेकिन अब भाजपा वर्सेस भाजपा। नगर निगम में भाजपा के सारे पार्षद लगभग भाजपा के हैं, लेकिन वो गुटों में बटे हुए, विकास कार्य रुके हुए। होडल की भी अगर हम बात करें, वो आप ये कह रहे हैं ना कि भाई आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, गुटबाजी की। अब आप नगर निगम में देख लो, फरीदाबाद में तो कांग्रेस नहीं है जी, वहाँ गुटबाजी क्यों है? बीजेपी को यहाँ के विधायकों को देख लो जी। फरीदाबाद लोकसभा में जो 9 विधायक हैं जी, इनमें 7 बीजेपी के हैं जी। 7 बीजेपी के हैं। आप देखो कि सातों विधायक क्या एक है क्या? होडल का हरिंदर और गौरव, भाजपा वाले तो हाँ बताइए भाई, गौरव गौतम, विपुल गोयल और वो राजेश नागर, उनका एक गुट बना हुआ है। और बाकी की जो 4 विधायक हैं, चाहे हरिंदर है, चाहे मूल शर्मा है, चाहे वो अपना ये धनेश अदरखा है, सतीश फागना है, वो सब एक तरफ है। वो अपने जो सांसद हैं, अपने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ में जो गुटबाजी, तो अब यहाँ देख लो कि किस तरह से एक कहीं कृष्णपाल जी जाकर के उद्घाटन कर रहे हैं, उसके पीछे वहीं पर फिर जाकर के गौरव गौतम पहुँच जाता है उसी का उद्घाटन करने। कहीं विपुल गोयल गया तो उससे पीछे कृष्णपाल जी पहुँच जाते हैं। वही हो रहा है नगर निगम में सारा। फरीदाबाद के किसी भी हल्के में चले जाओ, यहाँ पलवल में आ जाओ, होडल में आ जाओ, और वो ये हो रहा है गुड़गांव में जी। गुड़गांव में कहीं इंद्रजीत जा रहा है तो उससे पीछे वो राव नरेंद्र पहुंच जाता है, वो राव नरवीर पहुंच जाता है। तो सभी में इस तरह से कांग्रेस की बात कर रहे हैं। बीजेपी में कितनी जबरदस्त गुटबाजी, आप ये देखो ना कि वो कितना राव इंद्रजीत का तो गला सूख गया कहते कहते कि मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरा हक बनता है, मैंने इतनी सीट जिता दी, मैं इतनी सीट जिता दी, मैं दक्षिण हरियाणा का बनता है। उसके बेचारे की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। कितने एमएलए इसके को हो रहा सर। बीजेपी वाले अब आरोप लगा रहे हैं सर कांग्रेस पर कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस लोगों को डरा रही है, जिसके बाद लोग लाइनों में लग जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? अब इससे ज़्यादा बेशर्मी की कोई बात होगी? ये सारे टीवी चैनल, इनके भी जो मेन स्ट्रीम का मीडिया, जो इनका गोदी मीडिया जिनको कहते हैं, उनमें भी जो लाइनें दिखाई जा रही हैं वो झूठी हैं। क्या अयोध्या में राम रसोई बंद नहीं हो गई? क्या गुरुद्वारों में बंद नहीं हो गई? क्या चिट्ठी नहीं लिखी रेखा गुप्ता को? क्या ये होटलों में जो चाहे कर्नाटक के वहाँ, बेंगलुरु के, चाहे बम्बई के, वहाँ बंद नहीं हो रहे? चाहे जो गैस की, जो एलपीजी के लिए जो 24 घंटे से, अब तो एक दिन पहले से लाइन लगाने में लग रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के टाइम में और उससे पहले नोटबंदी के टाइम में जैसे लाइन लगी थी, उस तरह से जो लाइन लग रही हैं, उस तरह से लाइन लगी हुई हैं। क्या ये सारी लाइनें झूठी हैं? जो ये कहते हैं कि भाई गैस पूरी तरह से उपलब्ध है, तो फिर ये लाइन किस लिए है? सारा पार्लियामेंट चल रहा है, सारा लोग दुखी और परेशान है, इतनी मारामारी चल रही है इसकी गैस की, और प्रधानमंत्री जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं आसाम में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में। कोई नैतिकता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जाकर के जवाबदेही नहीं है, कोई जाकर के पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में जाकर के बताएं कि भाई कि क्या कारण है, कि हमारी कहाँ कमजोरी रही है, कहाँ हमारी गलती रही है, उसको हम कैसे सुधारें, विपक्ष से किस तरह से हम सहयोग लें। कोई बात, जैसे एकदम ट्रंप के बिल्कुल एक मदारी की तरह वो जैसे नचा रहा है, इस तरह से हमारे बंदर की तरह नाच रहे हमारे
सर आपने ट्रम्प का नाम लिया, कल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, नेशनल चैनल्स ने चलाया, सोशल मीडिया पे कल ये सामने आया कि अमेरिका ने ये बोला है इंडिया अच्छा नाटक करता है और इसलिए हम उन्हें छूट देते हैं कि अब वो कुछ समय के लिए रशिया से तेल ले लें। अब आप ये देखा कि इससे ज़्यादा ये अपमान नहीं है देश का। इनको ना तो अपमान जब लगा जब हमारे नौजवानों को जंजीरों से बांध करके और जो अपने जहाज़ों से यहाँ पर भेजा गया, भारत के नौजवानों को, जो ना इनको अब शर्म आई कि जब अभी जो बात कर रहे हैं कि जब इन्होंने जो डील की, जो अमेरिका और इंडिया की जो डील हुई है और उसमें जो कृषि नीति को जिस तरह से इन्होंने इग्नोर करके दिया, इनको उसमें भी शर्म नहीं आई जब कहा कि भाई रूस से आप तेल नहीं खरीदोगे, हम निगरानी रखेंगे इंडिया पे। अगर इंडिया ने रूस से तेल खरीदा तो फिर हम इन पर दोबारा से टैरिफ लगा देंगे पूरी तरह से। एप्स्टीन के नाम से तो एकदम एक दिन की हवा खुश्क हो जाती है, सांप सूंघ जाता है, एकदम पार्लियामेंट में बहस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। जहां दूसरे देशों में कईयों के रिजाइन हो गए, ब्रिटेन के राजकुमार का भी वहाँ से हो गया, उसको भी बाहर कर दिया, महल से भी बाहर कर दिया, कितने वहाँ पे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ गया। और हमारे जो अरिजीत पुरी और बेशर्मी से वो कहते मैं तो मुझे नहीं पता, तो किस लिए 3-4 मेरी मीटिंग हुई, 3-4 मीटिंग 14 मीटिंग तो बता दी। और फिर ये नहीं बताते कि भाई एप्स्टीन क्यों हज़ारों करोड़ रुपए दिया इनकी बेटी को, और इनकी बेटी को सोरोस ने क्यों दिया। राहुल गांधी पोल खोल रहे थे, उनको बोलने का नहीं दिया जाता उसमें पार्लियामेंट में, कि जब उन्होंने बताया कि मैं सबूत दे रहे हैं कि भाई किस तरह से हरजीत पुरी की बेटी को जॉर्ज सोरोस ने फंडिंग की है, हज़ारों करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। तो ये फिर हरजीत पुरी कैसे बैठा हुआ है भारत सरकार की कैबिनेट में, तो इस बात को कोई जवाब नहीं देते। एप्स्टीन में अब मैं कहने लग जाऊं कि खुद वो साथ में है, तो फिर इसका कोई तुक हुई, कोई मतलब हुआ। अरे भाई जो बात सच है उसके बारे में जवाब दो, जो जनता सुनना चाहती है उसके बारे में बताओ। ऊट पटांग ऐसे बकवास करने से क्या फायदा है किसी के बारे में। सुधांशु त्रिवेदी किसी के बारे में कुछ भी बोल दे। अरे भाई कोई है सबूत तो दिखाओ, फिर क्यों नहीं बहस करते वहाँ। अगर तुम्हारे पास है तो वहाँ बताओ, उसमें पार्लियामेंट में, और उनके भी सुनो। जो राहुल जी कहना चाह रहे हैं, एप्स्टीन के बारे में भी कहना चाह रहे हैं, इसके बारे में जो अमेरिका से डील हुई इसके बारे में कहना चाह रहे थे। आखिर में क्या था, जो हमारे सबसे बड़े जो आर्मी चीफ थे नरवणे, उनके बारे में उन्होंने कहा कि भाई किस तरह से 56 इंची सीना कहाँ से कैसे सुकड़ के किधर कहाँ चला गया। सर हाल ही में हरियाणा का बजट पेश हुआ है, भाजपा ने बड़ा ही कल्याणकारी बजट इसको बताया है, जनहितैषी बजट इसको बताया गया है। आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कल्याणकारी बजट बताओ, क्या उसमें कोई MSP गारंटी है? कल्याणकारी बजट है, आप बताओ। सरसों क्या भाव है, क्या भाव बिक रही है, कपास क्या भाव थी जी, 1000 रुपये क्विंटल तो कपास का भाव गिर गया जो अमेरिका से डील करी इन्होंने। और अब जो सोयाबीन का और उसका जो डील हो रहा है उसका परिणाम है कि सरसों का भाव 1000 रुपये क्विंटल जा रहा नीचे MSP से। कोई भी जिन्स इन्होंने, अब ये कहेंगे हमने कितने 22 जिन्स पे MSP दे रहे हैं। हाँ जी 22 पे दे रहे हैं ना जी। ये 22 का कोई भी बीजेपी का नेता, मुख्यमंत्री भी 22 फसलों के नाम बता दे, 22 फसलों के नाम बता दे कि ये 22 फसलों पे हम MSP दे रहे हैं। कोई भी चैलेंज है, कोई भी बीजेपी का नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, MLA हो, मंत्री हो, केंद्र का मंत्री हो, MP हो, उससे 22 फसलों के नाम बता दो कि ये जो हरियाणा में 22 फसलें ये सरकार खरीदती है। ना MSP किसी को मिल रही, ना जो SC से संबंधित जो थे वो इन्होंने कम कर दिया, बजट कम कर दिया। जो वृद्धावस्था पेंशन है वो इन्होंने काट दी, पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, महिलाओं को वो नहीं मिल रही। जो इन्होंने 2100 रुपये का था उसके लिए कोई बजट में प्रोविज़न जो है वो तो जो इन्होंने प्रोविज़न किया है उससे तो 7-8 गुना फालतू चाहिए पैसा। जो इनकी कमिटमेंट है, जो इनकी घोषणा है, तो वो भी इनके नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से तबाह है सारे प्रदेश में।
नई शहर बसाई किस चीज़ में नई शहर बसाई जा रही है। आप बताओ कि क्या कोई भी इस सरकार ने इस बजट में पहले, अब ये 12वां साल चल रहा है 14 से जी, क्या एक भी बिजली का कारखाना जो 1 यूनिट का उत्पादन करता हो इन्हें लगाया अपने 12 साल में? एक भी कोई मेट्रो का पिलर इस बार प्रावधान किया गया है। इन्होंने बढ़ाया अब तक 11-12 साल में? जो इन्होंने जो 15-16 में जो वादा किया था कि गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में मेट्रो का, वो भी अब तक शुरू नहीं हुआ। इन्होंने बल्लभगढ़ से पलवल का कर दिया, कहीं आते पते नहीं है उसके, कहीं मेट्रो का हुआ है। ये जिसकी बात अभी आपने करी है, ये इनका नहीं है प्रोजेक्ट। एक तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, एनसीआर का, और वो जो जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है जी, जो एयरपोर्ट बन रहा है उसकी कनेक्टिविटी के लिए ये मेट्रो का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इनका कुछ नहीं है। हरियाणा सरकार का, हरियाणा का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो उसके लिए जिससे जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बने पूरा एनसीआर में, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, जो इधर उत्तर प्रदेश का तो है ही इधर जेवर से, तो चारों तरफ से जुड़ करके वहाँ पर आए, उसके लिए कनेक्टिविटी का वो है जो आप बात कर रहे हो। तो नहीं, इनका कोई रोल नहीं है। नई शहर बसाए जा रहे हैं, नए सेक्टर काटे जा रहे हैं, हरियाणा सरकार विकास की ओर प्रगति कर रही है लगातार, ऐसा मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं का कहना है। कहाँ पर कौन सा शहर बसा दिया भाई? जो बसाए जा रहे हैं, तैयारी चल रही है। जो ग्रेटर फरीदाबाद है वो कांग्रेस का बसाने का है, वो अब चल रहा है, उस पर जो चल रहा है जी। गुड़गांव का जो मिलेनियम सिटी बना है, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस का है। इनका कौन सा है? हमारे यहाँ होडल में ये हुड्डा सेक्टर बनना था जी, इनकी घोषणा है। उस घोषणा को भी आज 11 साल हो गए, 2015 की घोषणा है, 9 अक्टूबर 2015 की मुख्यमंत्री की। क्या है आज तक है यहाँ पर? ना तो हुड्डा सेक्टर का, यहाँ पे एक ITI की कही थी, एक कॉलेज की कही थी, एक अग्रसेन पार्क की कही थी, एक यहाँ पे इन्होंने घोषणा की थी यहाँ पर बस अड्डे की, एक बस अड्डे की घोषणा करी थी। एक यमुना पुल की बात और जो जमुना पुल है वो भी 2015 वो 9 अक्टूबर का, और 5 अप्रैल 2015 का नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री आए थे जी, मनोहर लाल खट्टर जी पलवल में जब KMP का उद्घाटन किया था। पहले तो वहाँ घोषणा हुई 5 अप्रैल 2015 को, नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर जी ने, और फिर मनोहर लाल खट्टर जी ने 9 अक्टूबर 2015 को हसनपुर में जनसभा में करी थी घोषणा। 2026 चल रहा है अब काम शुरू हुआ है जी, अब काम शुरू हुआ है। और वो जब हुआ है जब उत्तर प्रदेश का पूरा हो चुका है, परली साइड में उत्तर प्रदेश का पूरा हो चुका है। अब मजबूरी में अब शुरू किया है इन्होंने, 11 साल बाद। होडल से आप 4 बार विधायक रहे हैं, पिता भी यहाँ से विधायक रहे हैं, लगातार होडल की राजनीति को और हसनपुर क्षेत्र की राजनीति को आप देखते रहे। अगर अब की हम बात करें तो अब होडल में कौन कौन से ऐसे विशेष कार्य हैं जो किए जाने बाकी हैं? देखिए ऐसा है, होडल में मिनी सेक्रेटेरिएट, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, गवर्नमेंट कॉलेज, होडल की अंदर की मंडी जी, बीच की मंडी जी, बाहर की मंडी जी, हसनपुर की मंडी, खामी की मंडी, बड़ौली की मंडी, सारी हमारी बनवाई गई है। होडल का अस्पताल, होडल का जो बिजली के पावर स्टेशन डबल कैपेसिटी 66 kV का हसनपुर में, 220 kV का मीरपुर कोराली में, 66 kV का चांदहट में, 66 kV का बंचारी में, 66 kV का औरंगाबाद में, 66 kV का दीघोट में। ये हमारे करवाए हुए काम है बिजली का। जो बस अड्डा हमारे टाइम का मंजूर था, पर वो अब इन्होंने करवाया वहाँ का हसनपुर का, वो इन्होंने जाकर पूरा हुआ। लेकिन मेरे टाइम का हमने वो करवाया था, हमने एक्वायर करवाई थी, ज़मीन एक्वायर करवाई थी, पंचायत को से ज़मीन दिलवाई थी, वो सारा काम मैंने करवाया था। यहाँ होडल का, सीवर का और होडल में पानी का, बांसे से पानी लेकर के आए, 12 किलोमीटर से पानी यहाँ पर लेकर के आए, करमन से लेकर के आए सौंद के लिए और डाड़के के लिए, और बंचारी के लिए वहाँ से लेकर आए,
ये घसेड़ा से लेकर के आया, 5 गांवों का क्लस्टर अलग से पानी का किया, खाबी के लिए पानी का किया, ये हमने करवाए। तो जो डेवलपमेंट के जो काम है, होडल का जो सब डिपो है वो मैंने करवाया। तो जो डेवलपमेंट के जो काम है, हॉस्पिटल होडल का, सौंद का, हसनपुर का और दीघोट का और भलवाने का, ये मैंने बनवाए हॉस्पिटल। तो ये डेवलपमेंट के काम जो मेरे टाइम हुए वही हैं। उसके बाद में कोई इन्होंने काम कोई नहीं करके दिया, कोई काम नहीं करके दिया। अब आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पे क्या होने चाहिए, यहाँ पर एक पॉलिटेक्निक होना चाहिए जी, और इन्होंने घोषणा करी थी ITI होनी चाहिए। एक ITI हमने दीघोट की चालू करवाई दीघोट में, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं, एक ITI भी चाहिए जी, एक गर्ल्स कॉलेज चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने मंजूर किया था, पहले खामी की बात आई थी, फिर पिंगोड़ की बात आई, वो भी इन्होंने अब तक भी वो नहीं किया। वहाँ पे इन्होंने 2 कमरे में वहाँ शुरू किया है बैंडोली में। कोई ज़मीन नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, और जो वहाँ पे हाई स्कूल था उनसे हाई स्कूल वालों से 2 कमरे लेकर के वहाँ कॉलेज चला रहे हैं। मतलब ये इनका ड्रामा है, ये ड्रामा है इनका। कोई डेवलपमेंट के कोई कामों में कोई भी किसी तरह की कोई रुचि नहीं है। अब इन्होंने पता नहीं कितने करोड़ रुपए सीवर वीवरेज के लिए, कहीं भी कोई सीवर का कोई काम चल नहीं रहा। होडल में पार्षद हैं अपने अपने वार्डों में, जो लगे हुई हैं खरंजे, जो ईंटें, जो इंटरलॉकिंग की जो सड़कें रास्ते बने हुए हैं अच्छे जो बने हुए हैं, उनको उखाड़ करके उन ईंटों को बेच रहे हैं और उन जगह दूसरी ईंटों को लगा रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। पूरे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कमीशन खोरी चरम सीमा पर है, और ये सब जगह ये हाल है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिस समय चुनाव हुए थे, ट्रिपल इंजन की सरकार है, विकास के मुद्दे पर वोट मांगे गए थे, आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोग जो है यहाँ, इन्होंने लोगों को गुमराह किया है, लोगों को नफरत में बांटा है, लोगों को धर्म और मजहब के नाम से राजनीति करी है, हिंदू और मुसलमान के नाम से इन्होंने वोट मांगे, गाय के नाम से वोट मांगे। जो हमारा सर्वधर्म संभाव का जो था वातावरण, उसको इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है। अपने वोट की खातिर इन्होंने समाज में वैमनस्यता पैदा करी है, समाज को इन्होंने नफरत में बांटने का काम इन्होंने किया है। तो इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह से भी हम चुनाव जीतें। और अब स्थिति है कि ये राज्य में आने के बाद आज सारी संस्थाएं इनके कब्जे में। इलेक्शन कमीशन आज पूरी तरह से इनके पेरोल पर है, जैसे कहते हैं ऐसे करता है। यहाँ जो जिसको चाहे उसको ईडी को छापे मरवा देते हैं, जिनको चाहे सीबीआई को भेज देते हैं। जितने भी विपक्ष के खिलाफ इन्होंने हथकंडे अपनाए, जिन पर मुकदमे चलाए, वो सारे झूठे साबित हुए, लेकिन सरकारें गिरा दी। विधायकों को तोड़ करके सरकारें गिरा दी इन्होंने। तो इस चीज़ में, इन चीज़ों में ये लगे रहे, ये जनता के फैसले को भी उलटने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। उसको भी जो पूरी तरह से ये लोकतंत्र के खिलाफ ये तो तानाशाही लाना चाहते हैं इस देश में, सामाजिक ताने बाने को खराब करके। लोकतंत्र के खिलाफ तानाशाही लाना चाहते हैं, समाज में विष घोल रहे हैं, वैमनता लाना चाहते हैं, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए चौधरी उदयवान ने, जो कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं, होडल विधानसभा से, हसनपुर विधानसभा से। पिताजी भी हरियाणा की राजनीति के दिग्गज रहे हैं, शहर की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। राज्यसभा सहित तमाम मुद्दों पर हमने चौधरी साहब से खुलकर बात की। उन्होंने लगातार सरकार पर आरोप लगाए कि विकास के नाम पर केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर एक विशेष आरोप और लगाया कि अगर MSP जो किसानों को दी जा रही है, जिन फसलों की बात की जा रही है, अगर हरियाणा का भाजपा का कोई भी नेता, मुख्यमंत्री सहित
अगर उन फसलों के नाम बता दे तो उन्होंने कहा है कि मैं भाजपा वालों को मान जाऊंगा। राजनीति छोड़ने की बात नहीं की, आमतौर पे ऐसा कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कहा मैं मान जाऊंगा अगर भाजपा का कोई भी नेता मुख्यमंत्री सहित अगर 22 फसलों के नाम बता दे जिन पर MSP भाजपा सरकार, हरियाणा सरकार दे रही है। इन तमाम मुद्दों पर हमने चौधरी उदयवान जी से बात की, उन्होंने बेबाकी से हर सवाल के जवाब दिए और उन्होंने कहा कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बात कही, तो कहीं ना कहीं कल राज्यसभा चुनाव है, वोटिंग होनी है, पिछली 2 बार से खेल हो रहा है, इस बार क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए हम कल तक का इंतजार करेंगे और लगातार इस तरीके की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए भारत की आवाज़। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।